यह यूनिट 9 का पार्ट 2 है। पिछला हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था, एनर्जी एफिशिएंसी रेशो। अब हम क्या पढ़े, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। आपका आजकल एसी देखा हो, जो नए नए एसी आ रहे हैं, पुराने नहीं है, पुराना की बात को उस पर लिखा है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, ड्यूअल इन्वर्टर, इन्वर्टर एसी, ड्यूअल इन्वर्टर एसी। एक्चुअल में होता क्या है, आपने देखा जब कभी पुराने एसी में आप देखना कि पुराने एसी में मान लो आपने 25 डिग्री सेल्सियस, पहले आपको मैं इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ पुराने एसी से कि पहले में क्या था और अब क्या है। जब हम पहले एसी को 25 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर देते थे तो वो चलता था 15 20 25 मिनट, जो भी चलना है उसको। जब वो टेम्परेचर 25 आ जाता था, उसकी थर्मोस्टेट उसको ऑफ कर देती थी, वो बंद हो जाता था। पर जैसे ही एसी ऑफ होता था 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के बाद, तो वो 25, जब तक कमरे का टेम्परेचर 25 ना आ जाए तब तक स्टार्ट नहीं होता था। और एक्चुअल में 25, जब तक टेम्परेचर 27 ना हो जाए तब तक वो स्टार्ट नहीं होता था, क्योंकि इतना तो एरर भी रहता है थर्मोस्टेट में। यदि हमें 25 मेंटेन करना है तो जब दोबारा एसी कब स्टार्ट होगा सेकेंड प्रोसेस के लिए, एक बार बंद होने के बाद, जब तक वो 26 या 27 ना आ जाए तो तब स्टार्ट होता है। जिससे क्या होता था, मान लो हमने अपना कमरा 25 पे सेट किया रूम, वो 25 उसने टेम्परेचर मेंटेन कर दिया 15 20 मिनट चलने के बाद। पर क्या हुआ, 15 20 मिनट चलने के बाद वो बंद हो गया एसी। अब जब एसी बंद हो गया तो धीरे धीरे क्या होगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। अब दोबारा एसी कब चलेगा, जब कमरे का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाएगा, तब वो दोबारा ऑन होगा। तो जिससे क्या होता था, हमें डिस्कम्फर्ट होता था। हमने सेट तो 25 पे किया है, पर एक्चुअल में हमारा कमरा कितने तक पहुंच जाता था, वेरी कहाँ तक करता था, 24 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच तक। इससे क्या होता था, हमें डिस्कम्फर्ट फील होता था। ठीक है, प्रॉब्लम हो तो आपको गरम गरम लगने लगता था कमरे में। ठीक है, गरम, आपको गरम गरम फील होने लगता था कमरे में, और डिस्कम्फर्ट फील होने लगती थी, मॉइस्चर फील होने लगता था इस टेक्नोलॉजी में। अब इसके बाद, और जब वो दोबारा कंप्रेसर चलता था, तो आपने देखा जब किसी घर में पुराना एसी होगा, आजकल है भी वैसे, तो जब वो दोबारा स्टार्ट होगा, तो जब वो कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो एकदम बहुत लाइट में फ्लक्चुएशन होगा, वो डीम होगी। क्योंकि इन्वर्टर एसी को स्टार्ट, वो सिंपल एसी को कंप्रेसर को स्टार्ट होने के लिए अपने रेटिंग कैपेसिटी के 10 गुना ज़्यादा करंट चाहिए। मान लो वो 3 एम्पियर 2 एम्पियर पे चल रहा है, तो उसको 20 एम्पियर करंट चाहिए जब वो स्टार्ट होगा। मान लो हमारा एयर कंडीशनर 2 2.5 एम्पियर पे वर्क कर रहा है, जो वो नॉर्मल चल रहा है, पर जब वो स्टार्ट होगा उसको करीब 20 से 25 एम्पियर करंट चाहिए। इतना ज़्यादा करंट चाहिए स्टार्ट होने के लिए। और ये बार बार फ्लक्चुएशन लाइट में भी होता था, और हमारा कंप्रेसर बार बार बंद भी होता था। जिससे क्या होता था, हमारे कमरे में डिस्कम्फर्ट भी होती थी, टेम्परेचर बढ़ जाता था। इसके बाद लास्ट नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी आई, जो अभी लेटेस्ट आई हुई है, वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आई हुई है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या है, हमारा कंप्रेसर एक्चुअल में इसमें क्या होता है, कंप्रेसर बंद नहीं होता है। जैसे पहले क्या होगा, मान लो हमने 25 डिग्री सेल्सियस कमरे को, यदि हम इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एसी यूज कर रहे हैं और हमने अपने कमरे को 25 डिग्री सेल्सियस पे सेट किया है, तो ये एसी पहले चलेगा 25 तक, उस कमरे को कूल करेगा। जब 15 20 मिनट या आधे घंटे बाद वो कमरा 25 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, तो उस समय ये बंद नहीं होगा, ये कंप्रेसर की स्पीड डाउन हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। उसमें तो बिल्कुल कंप्रेसर क्या होता था, बंद हो जाता था, ऑफ हो जाता था बिल्कुल। इसमें क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर ठंडा होता रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता रहेगा, इसकी कैपेसिटी, इसकी क्या कूलिंग कैपेसिटी है, कूलिंग लोड क्या होगा इसके ऊपर, जो इसका कूलिंग लोड घटता रहेगा। मान लो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हमने सेट कर रखा है, और जैसे जैसे कमरा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आना शुरू हो जाएगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, हमारा कंप्रेसर की स्पीड धीरे होती रहेगी, स्लो होती चली जाएगी, धीरे स्लो स्लो होती चली जाएगी। और जब वो 25 डिग्री सेल्सियस पे कमरे को आ जाएगा, तो बहुत स्लो कम हो जाएगी कंप्रेसर की स्पीड, और धीरे धीरे वो बंद नहीं होगा कंप्रेसर। मैं कहना बताना चाह रहा हूँ कि कंप्रेसर बिल्कुल बंद नहीं होगा, कंप्रेसर कंटिन्यूस चलता रहेगा, पर उसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। जिससे क्या होगी, रेफ्रिजरेंट हमारी धीरे धीरे फ्लो होगी। जब रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे फ्लो होगी, तो क्या होगा, हमारा लोड भी क्या होगा, उस समय कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय कमरा हमारे अपने आप ही क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन हो गया। यदि 25 डिग्री सेल्सियस पे कमरा कंटिन्यूस मेंटेन रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये एयर कंडीशनर क्या करेगा, अपने आप ही कंप्रेसर की स्पीड को स्लो कर देगा, जिससे रेफ्रिजरेंट का फ्लो भी कम हो जाएगा। अब चाहे आप इसको 10 घंटे चलाओ, चाहे आप इसको 20 घंटे चलाओ, चाहे इसको 15 घंटे चलाओ, एक बार आपने 25 डिग्री सेल्सियस में सेट कर दिया, तो शुरू में तो जब ये
मान लो आपने कमरे में अभी गए हो, बिल्कुल कमरा गर्म है, और आपने रिमोट में क्या करा, 20 डिग्री सेल्सियस उसमें करा, तो तब तक तो फुल स्पीड पे कंप्रेसर चलेगा जब तक वो 20 डिग्री सेल्सियस कमरे का टेम्परेचर नहीं लाएगा। जब कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा तो कंप्रेसर की स्पीड क्या होगी, बहुत डाउन चली जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी, और धीरे धीरे वो चलता रहेगा और धीरे धीरे रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता रहेगा, और कमरा लगातार, हम चाहे वो 10 घंटे चलाओ, 20 घंटे, 25 घंटे चलाओ, 24 घंटे चलाओ, हमेशा कमरा कितने में मेंटेन रहेगा, 20 पे मेंटेन किया है तो 20 पे ही रहेगा, 25 पे मेंटेन किया है तो 25 पे रहेगा। जैसे पुराने एयर कंडीशनर थे, जैसे ही हम उसको टेम्परेचर, जैसे हमने कमरे को 25 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करना चाहते हैं, उसके पास आते थे तो उसके कंप्रेसर बंद हो जाता था। एक्चुअल में इनका कंप्रेसर बंद नहीं होगा, इनका कंप्रेसर तब भी चलता रहेगा, पर स्लो स्लो धीरे धीरे चलता रहेगा, जिससे कमरा क्या रहेगा, हमेशा, चाहे आप किसी भी समय चले जाना, सुबह शाम दोपहर में, हमेशा कमरा खाएगा, 25 है तो 25 पे ही मेंटेन रहेगा। अब जिससे क्या होगा, हमें क्योंकि कमरा में क्या है, जब कंप्रेसर बंद ही नहीं होगा, लगातार एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर रहेगा, 25 है तो 25 ही रहेगा पूरे दिन, 20 है तो 20 ही रहेगा। तो जिससे क्या होगा, हमें कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगी, जो हमने टेम्परेचर सेट किया है वही रहेगा, ना तो हमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा लगेगी, ना ही हमें कुछ कोई अदर टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा। सब चीज़ क्या रहेगी, बिल्कुल सेट रहेगी जो हमने सेट कर रखी है। अब ये होता कैसे है इसमें, क्योंकि इसमें जो हमारे पुराने एसी थे उसमें क्या होता था, एसी मोटर होता था, जो हमारा मोटर होता था, ये जो मोटर है, ये मोटर है जो कंप्रेसर को चलाता है, मोटर कंप्रेसर को तो चलाता है, वो क्या होता था, एसी जो होता था, यानी अल्टरनेटिंग करंट वाला होता था। और अल्टरनेटिंग करंट का हमारा मोटर वेरिएबल स्पीड पे नहीं चल सकता है। मैं कब बता रहा हूँ, जब वो हमारे पुराने एसी हैं, जो पुराने एसी हैं उनमें हमारा जो मोटर है वो अल्टरनेटिंग करंट एसी मोटर है। एसी में का मतलब यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का है, मतलब 220 वोल्ट वाला अल्टरनेटिंग करंट का मोटर है, जो वेरिएबल स्पीड में, यानी कम ज़्यादा स्पीड पे नहीं चल सकता। वो तो अपनी, जैसे आपके घर में पंखे लगे हैं, वो एक फिक्स स्पीड पे चलेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही वो एक फिक्स स्पीड पे चलता है, कंप्रेसर को फिक्स स्पीड पे ही चला सकता है बस। जब ठंडा हो जाता है, थर्मोस्टेट कंप्रेसर को बंद कर देती है। पर इस वाले इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में क्या है, हमारा BLDC मोटर है, BLDC मतलब ब्रशलेस डीसी मोटर, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, या इन्वर्टर मोटर भी बोल सकते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मोटर भी बोल सकते हैं। तो BLDC मोटर है, BLDC का मतलब ब्रशलेस डीसी मोटर, और डीसी मोटर की ये करेक्टरिस्टिक होती है, खासियत होती है कि उसको वेरिएबल स्पीड पे हम चला सकते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी पे चला सकते हैं। यदि हम फ्रीक्वेंसी कम दे, तो आपने देखा होगा डीसी मोटर में यदि वोल्टेज कम दो तो क्या होगा, धीरे धीरे चलेगा, ज़्यादा दो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ा दो तो पूरी स्पीड पे चलेगा। तो हमें कंप्रेसर को वेरिएबल स्पीड पे चलाना है, इसलिए हमें इस टाइप का मोटर चाहिए जो वेरिएबल स्पीड पे चल सकता हो, मतलब कम ज़्यादा स्पीड पे चल सकता हो। तो और ऐसा मोटर कौन सा मोटर होता है, डीसी मोटर होता है, डायरेक्ट करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट मोटर होता है, वही मोटर चल सकता है हमारा वेरिएबल स्पीड पे। और इसको हम BLDC मोटर बोलते हैं, BLDC में ब्रशलेस डीसी मोटर। ब्रशलेस मतलब इसमें जो अंदर जब करंट ट्रांसफ़र होता है वहाँ पे ब्रश नहीं होते, वो ब्रशलेस होता है, जिससे क्या होता है, हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। अब यदि हमारा वेरिएबल मोटर कंप्रेसर से लगा होगा तो हमारे कंप्रेसर की स्पीड भी वेरिएबल रहेगी, कम ज़्यादा हो सकती है। तो यही टेक्नोलॉजी है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कि इस, अब इससे क्या होगा, हमारा कंप्रेसर कभी भी बंद, हमने एक बार एसी का स्विच ऑन कर दिया है, यदि हमने 10 घंटे चलाया, जब तक उसका स्विच ऑफ नहीं करेंगे, ये कंप्रेसर चाहे तो ज़्यादा स्पीड पे चले, चाहे कम स्पीड पे चले, चाहे बिल्कुल लो स्पीड पे चले, पर हमेशा चलता रहेगा। तो इसको ऐसा कुछ ही नहीं है कि बंद हो गया। मान लो जब हमारे पुराने वाले जो एसी थे, जब वो बंद हो जाते थे, उनको दोबारा चलने के लिए बहुत हाई करंट की ज़रूरत होती थी। आपने देखा होगा लाइट भी फ्लक्चुएट होती है जब पुराना एसी चलता है। पर ये इन्वर्टर एसी क्या है, एक्चुअल में एक बार आपने स्विच ऑन कर दिया तो ये कभी भी क्या होते हैं, जब तक तुम स्विच ऑफ नहीं करोगे ये बंद नहीं होंगे। इसका कंप्रेसर अपने आप ही वेरिएबल स्पीड पे मेंटेन रहेगा, इस मोटर के थ्रू, वेरिएबल मोटर के थ्रू। एक्चुअल में क्या है, ये वेरिएबल स्पीड मोटर है। वो अकॉर्डिंग लोड के अकॉर्डिंग ये कंप्रेसर क्या करता रहेगा, अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करता रहेगा मोटर के थ्रू। इस वेरिएबल स्पीड मोटर क्या करता रहेगा, इस कंप्रेसर की स्पीड को लोड देखे, ज़्यादा लोड है कम लोड है, कम ज़्यादा स्पीड करता रहे कंप्रेसर की। तो कभी भी हमें क्या करना पड़े, कंप्रेसर को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने 10 घंटे चलाया, 10 घंटे लगातार कंप्रेसर चलेगा, जिससे क्या होगा, बार बार कंप्रेसर ऑफ नहीं होगा और बार बार ऑन नहीं होगा।
जब ना ऑफ होगा ना ऑन होगा, मैंने आपको बताया था, जब सिंपल एसी का, जो सिंपल एसी होते हैं, जो इन्वर्टर एसी नहीं होते हैं, उनका कंप्रेसर जब चलता है तो अपने रेटेड करंट से 10 गुना ज़्यादा लाइट लेता है, कैपेसिटी की बिजली लेता है। तो इसमें तो ये ऑफ ही नहीं हो रहा है, तो इसमें तो ये लेगा ही नहीं 10 गुना ज़्यादा बिजली कुछ भी। तो इसमें, और ये मोटर कौन सी लगी हुई है, BLDC, ब्रशलेस डीसी मोटर। ये क्या होती है, एसी मोटर से ज़्यादा एफिशिएंट होती है, लॉस बहुत कम होते हैं इसमें। और कंप्रेसर में, और ये बार बार वेरिएबल स्पीड मोटर है, तो हमारा कंप्रेसर बंद भी नहीं होगा, कंप्रेसर बंद नहीं होगा तो हमारी मोटर भी बंद नहीं होगी, और ये वेरी कम ज़्यादा स्पीड पे चलती रहेगी अकॉर्डिंग टू लोड। तो जिससे क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है वो भी काफ़ी कम होगा, क्योंकि जैसे ही कमरा ज़्यादा ठंडा होगा, ये स्पीड क्या करेगी, इसकी कंप्रेसर ही कम कर देगी, और वो मेंटेन रहेगा उसी टेम्परेचर पे। और जैसे ही हमारा कमरे में लोड बढ़ेगा, मान लो दोपहर हो गई, धूप ज़्यादा हो गई, कमरे में टेम्परेचर ज़्यादा हो, तो क्या करेगा, कंप्रेसर के ऊपर लोड बढ़ेगा, हीटिंग लोड, तो तुरंत क्या करेगा, इसकी स्पीड बढ़ा देगा और उसको मेंटेन करेगा। फिर जब मेंटेन हो जाएगी, इसकी स्पीड कम कर देगा कंप्रेसर की। तो जिससे इस टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एक तो हमें हमारा कमरे का टेम्परेचर हमेशा यूनिफॉर्म रहता है बिल्कुल, ना तो घटता है ना बढ़ता है, ठीक है। और ये BLDC मोटर लगा होता है, BLDC मतलब ब्रशलेस डीसी मोटर, और वेरी डीसी मोटर होता है, तो ये क्या होता है, हमारा एनर्जी एफिशिएंट भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम करता है क्योंकि लॉस कम होते हैं। और कंप्रेसर कंटिन्यूस चलने के कारण, बार बार बंद नहीं होता है इसमें, कंप्रेसर कंटिन्यूस चलने के कारण हमारे जो स्टार्टिंग, बार बार कंप्रेसर के स्टार्टिंग के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है, वो भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये कंप्रेसर लगातार स्लो स्पीड में चलता रहेगा, बंद ही नहीं होगा। क्योंकि बंद होने पे पुराने जो एयर कंडीशनर थे उसमें 10 गुना ज़्यादा करंट लेते थे, जिससे हमारा पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता था। तो इनका पावर कंजप्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर क्या होगा, बंद नहीं होगा, वो स्लो स्पीड पर चलता रहेगा। वही, यदि हाई लोड होगा तो हाई स्पीड ऑफ कंप्रेसर होगी, लो लोड होगा तो लो स्पीड ऑफ कंप्रेसर होगी। अब सिंपल क्या होगा, पावर सोर्स से क्या आएगी, हमारी पावर आएगी, वो पहले डीसी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि इन्वर्टर, इसलिए इसका नाम इन्वर्टर है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ए अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट डीसी करंट में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट करंट में। एक इन्वर्टर क्या होगा, डायरेक्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा। ये डीसी मोटर है, BLDC मोटर है, ब्रशलेस डीसी मोटर है, ये डीसी मोटर चलेगी। और डीसी मोटर एक ऐसी मोटर है जो वेरिएबल स्पीड पे चल सकती है, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। यदि हम वोल्टेज को कम ज़्यादा करें तो ये इसके RPM भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, और ये वेरिएबल स्पीड मोटर इस कंप्रेसर को चलाएगी। और इधर के कंपोनेंट जितने भी होंगे वो सब सेम होंगे, बस इसमें एक वेरिएबल स्पीड मोटर और एक इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर क्या करता है, उस पावर सोर्स को, जो 220 वोल्ट की पावर सोर्स है, 220 वोल्ट AC की, उसको क्या करता है, DC में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये मोटर क्या है, DC मोटर है। ये पावर सोर्स है 220 वोल्ट AC है, यहाँ पे इन्वर्टर लगा होगा, वो क्या करेगा, इसको DC में कन्वर्ट कर देगा, डायरेक्ट करंट में, क्योंकि इधर कौन सी मोटर लगी हुई है, BLDC मोटर लगी है, उसको DC करंट चाहिए। तो हम इसलिए क्या बोल सकते हैं, इसका इसके लिए नाम भी क्या रखा है, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। एक्चुअल में ये वो इन्वर्टर नहीं है कि आप सोच रहे घर में 300 वाट का इन्वर्टर है, 500 छोटा सा जो पंखे चलाता है उससे भी चला लोगे, इसका मतलब ये नहीं होता। ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ये होती है क्योंकि इसमें हम AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, और इसी को ही क्या बोलते हैं, इन्वर्टर, ठीक है। और या DC को AC में, तो इसलिए DC एक इन्वर्टर लगा होता है, इन्वर्टर का DC कन्वर्ट करा, DC से DC मोटर चलता है, और वेरिएबल स्पीड मोटर होता है, जिससे क्या होता है, कंप्रेसर चलता है। अब ये हो गया हमारा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ऑटो डिफ्रॉस्टिंग। ऑटो डिफ्रॉस्टिंग क्या होता है, आपने देखा होगा हमारे जो पहले फ्रिज थे, जब आप उसमें कुछ काफ़ी दिन बाद बरसात में देखते थे, एक हफ्ते बाद, तो जो उसका इवोपरेटर, जो फ्रीजर सेक्शन होता था, उसमें क्या होता था, हमारे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ आ जाती थी, जम जाती थी बहुत ज़्यादा, जिससे क्या होता था, कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाती थी, क्योंकि इवोपरेटर के ऊपर चारों तरफ क्या जम गई है, बर्फ़ जम गई है। अब उसकी कूलिंग कैपेसिटी क्या हो गई है, जब आप तुम उसमें यदि कुछ सामान रखोगे, मान लो इसके ऊपर सारे में बर्फ़ जम गई है यहाँ पे, और अब मैं इसके ऊपर कुछ सामान रखने लगूँ, तो एक बीच में क्या आ जाएगी, आइस की लेयर आ जाएगी। अब उस जो हमें सामान रखना है उसका कांटेक्ट इस इवोपरेटर ट्यूब से नहीं होगा, क्योंकि बीच में क्या आ गई, बर्फ़ आ गई, तो जिससे क्या हो जाती, हमारी कूलिंग कैपेसिटी घट जाती थी। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, बर्फ़ नहीं होनी चाहिए बीच में,
तो इसके लिए नई जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होती है, ऑटो डिफॉरेस्टिंग। ऑटो डिफॉरेस्टिंग कुछ बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है। हमें क्या करना है, सिंपल इस इवोपरेटर कॉइल से जो मॉइस्चर के कारण इसमें चारों तरफ बर्फ़ जम गया है फ्रीजर में, उसको हटाना है। दो तरह की होती है, ऑटो और मैनुअल। मैनुअल आपने सबने देखी है, आपके घर में फ्रीज है, उसका आप बटन दबा देना सेंटर वाला, वो बंद हो जाएगा और आधे एक घंटे या 2 5 6 घंटे वो बंद रहेगा। 5 6 घंटे में अपने आप ही ये बर्फ़ क्या होगी, वो ऑपरेटर की मेल्ट हो जाएगी और पानी बन के बाहर निकल जाएगी। पर ऑटो डिफॉरेस्टिंग, जिसमें ऑटो अपने आप ही डिफॉरेस्टिंग होती है, वो फ्रीज क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, इवोपरेटर कॉइल के पास, ये क्या है हमारी इवोपरेटर कॉइल है, ये वाली जो आप देख रहे हैं हॉलो है जो, इसमें इधर से रेफरेंट जा रहा है, उधर से आउट हो रहा है, और इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं कॉइल लगी हुई है, ये क्या हीटिंग कॉइल है। इलेक्ट्रिसिटी से हीटिंग होती है, हीटिंग कॉइल है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी से तार जुड़े हुए हैं। जैसे ही हमारी जो डिज़ायर टेम्परेचर है, जो हमने इवोपरेटर का डिज़ायर टेम्परेचर है, जब उससे ज़्यादा डाउन चला जाता है टेम्परेचर चलते चलते, तो इसमें क्या होती, काफ़ी बर्फ़ जम जाएगी। जब काफ़ी बर्फ़ जम जाएगी तो हमारा क्या करेगा, थर्मोस्टेट उस समय क्या करेगी, कंप्रेसर को बंद कर देगी और हीटिंग कॉइल को ऑन कर देगी। जब कंप्रेसर बंद हो जाएगा, हीटिंग कॉइल ऑन हो जाएंगी, तो हमारी इवोपरेटर कॉइल क्या होने लगेंगी, गर्म होने लगेंगी। और जब ये गर्म होगी तो धीरे 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 क्या होगा, इसकी जितने ऊपर इसके बर्फ़ है वो पिघल जाएगी, वो पानी बन जाएगी, और पानी बन के पीछे जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे चली जाएगी। जैसे ही ये मेल्ट होगी पूरी बर्फ़, तुरंत क्या होगा, थर्मोस्टेट अब हीटर कॉइल को बंद कर देगा, और हीटर कॉइल को तो बंद कर देगा और कंप्रेसर को चालू कर देगा दोबारा ठंडा करने के लिए। अब ये मत कहना है, सोचना कि बहुत टेम्परेचर बढ़ जाएगा अंदर। केवल ये जो प्रोसेस होगी हीटिंग प्रोसेस, वो 5 या 10 मिनट के लिए होगी। ठीक है, जैसे ही थर्मोस्टेट को पता चलेगा कि इवोपरेटर में क्या है, बहुत टेम्परेचर बहुत डाउन चला गया है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ है उसके ऊपर, तो तुरंत थर्मोस्टेट क्या करेगा, 5 से 10 मिनट के लिए कंप्रेसर को ऑफ कर देगा और हीटिंग कॉइल को चला देगा। इतने टाइम में इसके ऊपर जितनी बर्फ़ है वो मैक्सिमम मेल्ट हो जाएगी और वाटर बन जाएगी। जैसे ये 5 10 मिनट की प्रोसेस कंप्लीट होगी, ऑटोमेटिक होगी, आपको कुछ नहीं करेंगे, अपने आप अंदर थर्मोस्टेट लगी है, ऑटोमेटिक सेंस करेगी, ऑटोमेटिक कंप्रेसर को बंद करेगी, जिससे क्या हो, रेफ्रिजरेंट आना बंद हो जाए इवोपरेटर में, ये रेफ्रिजरेंट आना बंद हो जाए इवोपरेटर में, और हीटिंग कॉइल को वो ऑन कर देगी थर्मोस्टेट। हीटिंग कॉइल ऑन होते ही इसके चारों तरफ जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाएगी, वाटर बन जाएगी और जाके ट्रे में इकट्ठी हो जाएगी नीचे। 5 से 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक क्या करेगी, थर्मोस्टेट इस हीटिंग कॉइल को बंद कर देगी। इस बार अब क्या करेगी, इस हीटिंग कॉइल को बंद कर देगी, इसमें न इलेक्ट्रिक एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं उसकी सप्लाई को बंद कर देगी, और रेफ्रिजरेंट की सप्लाई को इवोपरेटर के कॉइल के अंदर से शुरू कर देगी, जिससे क्या होगा, फिर कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होती है ऑटो डिफॉरेस्टिंग, अपने आप ही डिफॉरेस्ट हो जाना इवोपरेटर का। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है ब्लास्ट कूलिंग। इस यूनिट का 9 यूनिट का लास्ट पार्ट है ब्लास्ट कूलिंग। ब्लास्ट कूलिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा जो हम घरों में जो खाना इस्तेमाल होता है या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में, उसको क्या होता है, हमें जब हमने बनाया, मान लो 70 डिग्री सेल्सियस पे बनाया है उसको, तो उसको क्या करते हैं, 3 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं, और कैसे लाते हैं, 90 मिनट में इतनी तेज़ कूलिंग करते हैं कि वो 70 डिग्री सेल्सियस का खाना 3 डिग्री सेल्सियस में आ जाए 90 मिनट में, 90 मिनट के अंदर, जिससे क्या होगा, उसमें जो बैक्टीरिया हैं वो सब मर जाएंगे, और वो खाना क्या होगा, काफ़ी समय के लिए चल सकता है, वो कंटामिनेट नहीं होगा। इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम कंटामिनेशन, यानी ख़राब होने से बचाने के लिए हम ब्लास्ट कूलिंग करते हैं। इसमें सिंपल क्या करते हैं, जो खाना है उसका टेम्परेचर एकदम ड्रास्टिकली डाउन करते हैं 70 से 3 डिग्री सेल्सियस 90 मिनट के अंदर, जिससे क्या होता है, उसके अंदर जो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मर जाते हैं और खाना काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है। अब एक्चुअल में होता क्या है, एक कैबिनेट होती है, उसमें इवोपरेटर कॉइल है, ये है, ये वाई आप देख रहे हैं जो सर्कुलर फॉर्म में, ये क्या है, इवोपरेटर कॉइल है। इधर से क्या हो रहा है, इवोपरेटर में कंपोनेंट सेम वही है, इधर कंप्रेसर भी वही लगा हुआ है, एक्सपेंशन डिवाइस भी, कंडेंसर भी वही लगा हुआ है, बस अब इसमें क्या होगा, इवोपरेटर में कूल्ड ठंडी रेफ्रिजरेंट आएगी। कूल्ड रेफ्रिजरेंट क्या होगी, इधर से इन करेगी, लिख रहा है इन, यहाँ से इन करेगी ऊपर से, और कहाँ से आएगी, एक्सपेंशन डिवाइस से। कूल्ड रेफ्रिजरेंट कहाँ से रही, एक्सपेंशन डिवाइस से, वो क्या करेगी, इस इवोपरेटर में इन कर रही है,
और इवोपरेटर का ये कैबिनेट है, कैबिनेट। ये क्या है, ये जो सर्कुलर आप देख रहे हैं चिंग में सर्कुलर कॉइल है, ये क्या इवोपरेटर कॉइल है। जब कोल्ड रेफ्रिजरेंट इधर इन कर रही है और इधर से क्या हो रही है, हॉट होके निकल रही है और कहाँ पे जा रही है, कंप्रेसर में जा रही है। हॉट रेफ्रिजरेंट कहाँ जा रही है, कंप्रेसर में जा रही है। अब इवोपरेटर कॉइल के आगे इस बार हमने क्या लगा रखे हैं, फ़ैन लगा रखे हैं। और फ़ैन के आगे क्या है, हमारे फूड स्टोरेज रैक हैं। यहाँ पे हमें क्या रखना है, जिस खाने को ठंडा करना है उसको रख सकते हैं। अब ये कॉइल क्या है, ठंडी है और उसके बराबर में फ़ैन है, तो ये हवा क्या देगा, कूल्ड एयर की ब्लास्ट देगा। जो ब्लास्ट होगा एयर का वो क्या होगा, ठंडा होगा। तो ये ठंडा एयर क्या कर रहा होगा, इस फूड के ऊपर से पास कर रहा होगा। इसका मतलब कूलिंग कौन सी होगी, फोर्स्ड कन्वेक्शन कूलिंग। जब हम एयर से कूलिंग कर देते हैं, एक तो नेचुरल कन्वेक्शन कूलिंग होती है, एक होती है फोर्स्ड। हमने क्या करा, इवोपरेटर कॉइल के साथ साथ फ़ैन और लगा लिया, जिससे क्या होगा, इसकी कैपेसिटी क्या होगी, एयर की फ्लो रेट बढ़ गया, जिससे क्या होगा, ये ब्लास्ट होने लगा एयर का, और इसको क्या बोले, फोर्स्ड कन्वेक्शन, मतलब तेज़ी से होने लगा कूलिंग। पीछे इवेटर कॉइल ठंडी कॉइल है, आगे फ़ैन लगा हुआ है। फ़ैन क्या कर रहा है, इस इवेपरेटर कॉइल से ठंडी हवा का ब्लास्ट किसके ऊपर कर रहा है, जहाँ पे हमारा खाना रखा हुआ है। अब ये टेम्परेचर, अब क्योंकि यदि हम ये फ़ैन ना लगाते तो ये टेम्परेचर क्या उसका डाउन खाने का काफ़ी देर बाद होता। हमने क्या करा, फ़ैन लगा दिया, इसका मतलब फोर्स्ड कन्वेक्शन कर दिया इसके अंदर। जब भी हम कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा देते हैं तो जब उसको क्या बोलते हैं, फोर्स्ड कन्वेक्शन, जिससे क्या होगा, अब ये फूड जहाँ पे जो रैक में रखा है बहुत जल्दी ठंडा होगा। जैसे ही ये इवोपरेटर कॉइल से ठंड फ़ैन चलेगा तो एक ठंडी हवा का ब्लास्ट होगा किसके ऊपर, खाने के ऊपर। अब उसका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत तेज़ी से गिरेगा, जो 70 से 3 डिग्री सेल्सियस 90 मिनट में करीब डाउन हो जाएगा। जिससे क्या होगा, ये खाना अब काफ़ी दिन तक प्रिजर्व रह सकता है। तो एक्चुअल में ब्लास्ट कूलिंग किसके लिए की जाती है, खाने को कंटामिनेशन से बचाने के लिए। और प्रोसेस क्या होती है, ये होती है, कैबिनेट होता है, कैबिनेट में इवोपरेटर कॉइल होती है, इवोपरेटर कॉइल के आगे फ़ैन लगे होते हैं। फ़ैन क्या करते हैं, इवोपरेटर की जो कूलिंग है उसकी कोल्ड एयर को, उसके ऊपर से कोल्ड एयर को लेके किसके ऊपर ब्लास्ट करते हैं, उस एयर का जो हमारा खाना हमने रख रखा है। जिससे क्या होता है, वो खाना ठंडा हो जाता है और कंटामिनेशन से बचा रहता है। तो ये क्या हो गया हमारा ब्लास्ट कूलिंग। ये किस, अभी अगर 9 यूनिट कंप्लीट हो गई है।